तो शुरू करते हैं मंत्री परिषद से। नोट्स के हिसाब से ये तो एक काफी बड़ा समूह है ना? हाँ, बहुत बड़ा। इसमें सरकार के लगभग सभी मंत्री आ जाते हैं। कैबिनेट मंत्री तो हैं ही, साथ में राज्य मंत्री, उप मंत्री, सब। और ये संवैधानिक है, मतलब संविधान में इसका जिक्र है? जी बिल्कुल। अनुच्छेद 74 और 75 खास तौर पे इसी से जुड़े हैं। ये एक संवैधानिक जरूरत है। अच्छा, लेकिन फिर ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहाँ से आया? अगर मंत्री परिषद थी ही तो। हाँ, यहीं पे बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, मंत्री परिषद का साइज इतना बड़ा है कि रोजमर्रा के काम के लिए या हफ्ते में भी सबकी बैठक बुलाना और हर बात पर गुप्त चर्चा करना वो व्यावहारिक नहीं है। हाँ, वो तो है, मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो इसी व्यावहारिक जरूरत और गोपनीयता बनाए रखने की जो चुनौती थी, उसी से एक छोटे ज्यादा फोकस्ड ग्रुप की जरूरत महसूस हुई। और वही बना मंत्रिमंडल? हाँ, वही है मंत्रिमंडल, या जिसे अंग्रेजी में कैबिनेट कहते हैं। पर आपने कहा मंत्री परिषद संवैधानिक है, तो क्या कैबिनेट भी है? मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। अच्छा, कब और कैसे? ये 1978 में जब 44th संविधान संशोधन हुआ, तब अनुच्छेद 352(3) में इसे डाला गया। तो हाँ, अब ये संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। ओके, तो 1978 से इसे संवैधानिक दर्जा मिला। जी, है ये मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा, पर इसमें सिर्फ कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, आमतौर पर 15 से 20 मंत्री। तो मतलब साइज का एक बड़ा फर्क हो गया। मंत्री परिषद बहुत बड़ी, मंत्रिमंडल काफी छोटा। बिल्कुल, यही मुख्य अंतरों में से एक है। ठीक है, तो फिर शक्तियों का क्या है? मतलब रोजमर्रा के फैसले कौन लेता है? सिद्धांत और व्यवहार में क्या फर्क है? देखिए, सिद्धांत में तो सारी शक्तियां मंत्री परिषद में निहित है, जो राष्ट्रपति को सलाह देती है। पर व्यवहारिक रूप से असल कहानी ये है कि सरकार की ज्यादातर कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिमंडल ही करता है। अच्छा। हाँ, नोट्स बताते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकें अक्सर होती हैं, लगभग हर हफ्ते, और यहीं पर सरकार की नीतियों से जुड़े सारे बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं। और ये फैसले फिर सब पर लागू होते हैं, पूरे मंत्री परिषद पर? हाँ। सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत ये फैसले सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं, चाहे वो उस बैठक में हो या ना हो। मंत्रिमंडल ही नीतियों को फाइनल करता है और उनके कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर मंत्री परिषद एक व्यापक संवैधानिक बॉडी है, पर मंत्रिमंडल वो छोटा शक्तिशाली कोर ग्रुप है जहां असल में सरकार चलती है, फैसले लिए जाते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, एक तरह से निर्णय लेने वाला केंद्र। इन नोट्स में एक और शब्द का जिक्र है, किचन कैबिनेट। ये क्या चक्कर है? ये भी कोई औपचारिक चीज है? नहीं, किचन कैबिनेट औपचारिक बिल्कुल नहीं है। ये एक और भी छोटा और पूरी तरह से अनौपचारिक समूह होता है। अनौपचारिक मतलब इसमें प्रधानमंत्री होते हैं और उनके शायद 2-4 सबसे भरोसेमंद सहयोगी। ये कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं, और कभी-कभी तो बाहर के लोग मतलब पार्टी के नेता या कोई दोस्त भी शामिल हो सकते हैं। अरे, तो ये तो बिल्कुल ही इनफॉर्मल हो गया। हाँ, इसे आंतरिक कैबिनेट भी कहते हैं। माना जाता है कि ये फैसले लेने की प्रक्रिया को और तेज और गोपनीय बनाने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री जल्दी से सलाह मशवरा कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है अगर ये इतना अनौपचारिक है? हाँ, यहाँ पर नोट्स एक चेतावनी भी देते हैं। वो इशारा करते हैं कि ये जो अनौपचारिक व्यवस्था है, ये कभी-कभी संसदीय प्रणाली की जो मूल भावना है, उसके खिलाफ जा सकती है। कैसे? क्योंकि इसमें शक्ति प्रधानमंत्री और उनके कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में सिमट सकती है। इससे जो औपचारिक कैबिनेट है, उसका महत्व कम हो सकता है। फैसले कहीं और लिए जा रहे हैं और कैबिनेट बस मोहर लगा रही है, ऐसा हो सकता है। ये तो गंभीर बात है। हाँ, हालांकि ये व्यवस्था भारत में काफी समय से देखी गई है। ये एक तरह से औपचारिक सरकारी ढांचों और अनौपचारिक शक्ति के केंद्रों के बीच संतुलन का एक पेचीदा सवाल खड़ा करता है।